हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 5 जुलाई 2024 के दो प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखते हैं। जिसमें से पहला समाचार है एससीओ या संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और भारत। ठीक है। दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा और उसकी कहानी। ठीक है, तो आइए ज़रा सा हम इसको देखते हैं कि क्या कैसे है। तो पहला है संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और भारत। और देखिए इसमें तस्वीर है, ये चीन के विदेश मंत्री हैं, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। ये तस्वीर बयां करती है कि इस टॉपिक को कि संघाई सहयोग संगठन और उसमें भारत, क्योंकि संघाई सहयोग संघाई है कहाँ पे, चीन में है। तो भले ये एक अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हो कि इंटर गवर्नमेंटल या अंतर सरकारी संगठन है, कई सारे इसके सदस्य हैं, लेकिन इसमें चीन की कहीं ना कहीं भूमिका रही है जो इस बार से थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मामला है, कैसे है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी, इस बार संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कजाकिस्तान कर रहा है और उसकी राजधानी आस्ताना में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और ये 3 और 4 यानी परसों और कल 3-4 जुलाई को आयोजित किया गया था। और इसमें 4 जुलाई को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बात की। और इसके पहले 3 जुलाई को एससीओ की जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन तजाकिस्तान, रूस और सबसे नया इसमें इंट्रेट जो शामिल हुआ है बेलारूस, उसके साथ इन्होंने द्विपक्षीय बात की थी। किसने? भारत के विदेश मंत्री ने। देखिए, वैसे तो ये शिखर सम्मेलन है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी व्यस्तता या और चीज़ों का हवाला देते हुए इसमें शामिल नहीं हुए हैं और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, आइए ज़रा सा देखते हैं कि इस बार अगर देखा जाए इस संगठन के बारे में थोड़ा सा समझे, अगर ब्रीफ में समझे, तो ईरान और बेलारूस इस समूह के पहले पर्यवेक्षक का दर्जा रखते थे, लेकिन ईरान पिछले साल ही इसका मेंबर बन गया है और बेलारूस को कल यानी 4 जुलाई 2024 को एससीओ का सबसे नया ताज़ा तरीन जो है सदस्य बेलारूस बना है और अब इसकी सदस्य संख्या बढ़ के 10 हो गई है। तो जरा सा संघाई सहयोग संगठन क्या है उसको समझें तो उसको ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। हालांकि ये तस्वीर जब की है, ये जब का ये मैप है, उस समय ईरान और बेलारूस इसके पर्यवेक्षक थे। तो इसमें जो बताया गया है कि जो रेडिश कलर है वो इसके मेंबर स्टेट हैं, जैसे इसमें रसिया है, चीन है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है और भारत है। ये जो रेडिश वाले अभी 8 देख रहे थे ये थी, लेकिन बाद में पिछले साल ईरान यानी ये भी रेडिश हो गया, ये भी मेंबर हो गया है और बेलारूस ये 2 मेंबर हो गए हैं। बाकी जो येलोइश कलर है वो इसके पर्यवेक्षक स्टेट है, अफगानिस्तान और मंगोलिया। और जो ग्रीनिश है यानी तुर्की है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, इधर नेपाल, कंबोडिया और श्रीलंका, ये उसके डायलॉग पार्टनर हैं, यानी किसी विशेष मुद्दे पर ये बात करते हैं। जो पर्यवेक्षक देश होते हैं वो हर चर्चा में भागीदार होते हैं, लेकिन निर्णय में, मतदान में भागीदार नहीं होते। और जो मेंबर स्टेट होते हैं उनको तो फुल फ्लेज मेंबर स्टेट तो वो हैं ही। तो आइए जरा देखते हैं इनके बारे में। ये पूरे अगर देखा जाए तो यूरोप और एशिया, यूरोप का, रूस को अपने को यूरोप एशिया की शक्ति मानता है, तो ये पूरे यूरेशिया का एक कह सकते हो कि विशेष महत्वपूर्ण संगठन है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति 1996 में गठित संघाई 5 करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, संघाई शहर चीन के, और उसमें 5 देश थे। चीन था, रूस था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और तजाकिस्तान था। और इसमें आप देखेंगे तो ये सारे जो है चीन के और रूस के, खासतौर से चीन के सब सटे हुए भाग थे। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी संघाई 5 की, वो इस पर्सपेक्टिव में हुई थी, इस संदर्भ में हुई थी, पृष्ठभूमि में हुई थी कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसके बाद 15 स्वतंत्र देशों का अस्तित्व मध्य एशिया में देखा गया था, जिसमें से ज़्यादातर देशों में चूंकि स्थिति खराब थी और वहाँ पे धार्मिक हिंसा दिखाई जा रही थी, धार्मिक कट्टरपंथ दिखाई जा रहा था, चरमपंथी या जाति तनाव थे।
और ऐसे में सुरक्षा उन राज्यों में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता था। इसी पृष्ठभूमि में यानी सोवियत संघ के विकसित हुए राज्यों के बीच में जो धार्मिक कट्टरता था या जातीय हिंसा थी, उसके कारण जो सुरक्षा की चुनौती थी, उसी संदर्भ में 1996 में शंघाई 5 बना था और इसी आधार को और बनाते हुए इसे 15 जून 2001 को शंघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इसमें छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, यानी रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और फिर एक एक जो है उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया और इसका नाम हो गया SCO। बाकी धीरे धीरे इसमें लोग डायलॉग पार्टनर थे, पर्यवेक्षक का दर्जा था, सब कुछ थे, कुछ डायलॉग पार्टनर थे, लेकिन धीरे धीरे वर्ष 2000 यानी 2001 से लेकर 2017 तक इसकी सदस्य संख्या में विस्तार नहीं किया गया और वो दौर था जिसमें कहीं ना कहीं चीन का दबदबा था, क्योंकि चीन जो है 2001 यानी 2000 के दशक से लेकर यानी 20वीं सदी 21वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी, उसके पहले दशक को आप बिना रोक टोक आप उसको चीन का दशक या उसको मान सकते हैं। और उसमें चीन ने अपना एक ऐसा विकास किया कि दुनिया को चकाचौंध कर दिया। उसी दौरान चीन ने इसमें अपना काफ़ी प्रसार किया। हालांकि जब धीरे धीरे व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में 2010, 12, 13, 14 आते आते रूस का भी प्रभाव बढ़ने लगा, इधर भारत का भी जो है प्रभाव बढ़ने लगा, तो 2017 में चीन को SCO में रूस ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को किया और चीन ने भारत के प्रभाव को कम करने के लिए उसमें पाकिस्तान को शामिल किया। तो SCO का पहला विस्तार 2017 में हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद इसके विस्तार की बात आई आस्ताना में जब सम्मेलन हुआ था, उसके बाद जो है इसमें 2023 में ईरान को इसमें शामिल कर लिया गया था और इस बार जो कजाकिस्तान का सम्मेलन हो रहा है, इसमें बेलारूस को एकदम नए ताजे तरीन सदस्य के रूप में इसमें शामिल कर लिया गया है। अब जो इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई है, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, 3, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इसमें बेलारूस और अफगानिस्तान और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक के दर्जा है। बाकी कई सारे देश डायलॉग पार्टनर के रूप में हैं जो किसी न किसी बिंदु पर बात करते हैं। अगर इसके बारे में देखा जाए तो SCO यूरेशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, इसमें 10 देश शामिल हैं और अन्य चीज़ों से भी है, क्योंकि पृथ्वी का अगर देखा जाए टोटल हमारी जो जितना क्षेत्रफल है पृथ्वी का, उसका एक यानी जो भूभाग है उसका 1/4 से अधिक हिस्सा जो है इन्हीं देशों में है और दुनिया की 40% से अधिक आबादी भी यहाँ पे शामिल है और दुनिया का 1/3 से अधिक सकल घरेलू उत्पाद के लिए भी यह क्षेत्र जिम्मेदार है। ऐसे में ये इसके महत्व को दर्शाता है। जरा से देखते हैं कि SCO क्यों महत्वपूर्ण है। ये तो उसके बारे में विशेषताओं से हमने महत्व देखा। SCO क्यों महत्वपूर्ण है, तो SCO उन कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में है जिसमें सुरक्षा मुद्दों से निपटते हैं और इसमें मुख्य रूप से एशियाई यानी अगर नाटो देखा जाए, नॉर्थ अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर के उत्तर के और इस तरह के देशों के साथ था और वो एक तरह से रक्षा संगठन है। लेकिन SCO जो है सुरक्षा संगठन है और ये इसका जो गठन ही जैसे शंघाई 5 का गठन ही हुआ था, जो सुरक्षा चुनौतियां मध्य एशिया में थी उसको दूर करने के लिए या उसको हल करने को लेकर। तो यह उन संगठनों में है, कुछ महत्वपूर्ण संगठनों में जो सुरक्षा मुद्दों से निपटता है और मुख्य रूप से एशियाई सदस्य या यूरेशियाई मान लीजिए। ठीक है, और लेकिन इसने पिछले कुछ वर्षों में संगठन की भूमिका में सीमा विवादों को भी सुलझाने से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक चिंताओं को संबोधित करने तक और अभी पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भी इसमें शामिल कर लिया है, क्योंकि कनेक्टिविटी और इस आर्थिक विकास भी इसके भी पहलू रूप इसमें शामिल होने लगे हैं। सुरक्षा तो प्राइमरीली इसका है ही। और कहीं ना कहीं चीन जो है और रूस, जिन्होंने अगर चीन में बना था, रूस और चीन की प्रमुख भूमिका थी, खासतौर से इसे SCO को चीन का दबदबा इसमें रहा है। ये पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, रूस और चीन जो है इसे पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकल्प के रूप में इसकी स्थिति पर जोर दिया करते थे। और ब्रिक्स, ये जो दो प्रमुख देश हैं, एक और गठन है ब्रिक्स, हालांकि वो आर्थिक स्थिति, आर्थिक पहलू को देखता है, उसके साथ मिलके
यानी ब्रिक्स के अन्य समूह यानी भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी शामिल है, मिलकर अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और ये बात इस बार के शिखर सम्मेलन में भी दिखाई देता है कि चीन कह रहा है कि वो एक वेस्टर्न जो नैरेटिव है उससे अलग एक चीजें बनाने की बात ये की रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन और रूस दिखाई तो देते हैं बहुत करीब दोस्त हैं, लेकिन दोनों में एक दूसरे के इस मंच पर कौन बड़ा है, कौन अधिक प्रभाव डालता है, उसको लेकर प्रतिद्वंद्विता भी दिखाई देती है। और इसी प्रतिद्वंद्विता को जरा समझें तो चीन और रूस द्वारा अपने प्रभाव बनाने को लेकर जो प्रतिद्वंद्विता है उसमें देखा जाए तो इस संगठन का गठन हुआ था चीन में। हालांकि इसमें से ज़्यादातर जो सदस्य देश शामिल थे वह एक तरह से उनको माना जाता है, जो मध्य एशियाई देश, उसे रूस का बैकयार्ड माना जाता है या रूस के एक्सट्रीम प्रभाव क्षेत्र में माना जाता है। लेकिन चीन, एक तो ये क्षेत्र एनर्जी रिच है और संसाधन से, और उसमें देखकर चीन के पास जब आर्थिक ताकत आई तो इस क्षेत्र में खूब पैसे का विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, रोड बनाया, रेल बनाया, सड़क बनाया, जिससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं रूस का डोमिनेंस घटने लगा। रूस का प्रभाव खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कम होकर उसके जगह चीन का प्रभाव उभरने लगा। और हाल के वर्षों में जब चीन अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाता है तो वो इसके लिए एक जो भी परियोजना ला रहा उसको इसने BRI के साथ जोड़ दिया। पिछले साल जब इसका वर्चुअल समिट हो रहा था तो एक BRI को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन भारत ने उसको मानने से या उससे अलग हो गया, तो इसलिए कोई सर्वसम्मत फैसला नहीं था, लेकिन भारत को छोड़कर बाकी सारे देशों ने उसको सहमति दी थी। तो ऐसे में चीन का इतना प्रभाव कहीं ना कहीं रूस को तो चिंता करता ही होगा। रूस ने चीन के इस प्रभाव को काटने को लेकर 2017 में एक मास्टर स्ट्रोक चला था कि वो भारत को इसमें लाने की कोशिश करता है कि इसमें भारत आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो दोनों मिलकर रूस को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन चीन ने भी अपना प्रभाव दिखाया और उसने किसको, पाकिस्तान को इसमें डाल दिया। और ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन की स्थिति है और माना जा रहा है कि इस बार के जो सम्मेलन हुआ था उसमें रूस ने कई सारे चीन के प्रभाव के देशों में, यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ भी रूस ने नज़दीकियां बढ़ाई है, जो कहीं ना कहीं इस यहाँ से चीन के प्रभाव को कम करने की बात दिखाई देती है। अभी कहा नहीं जा रहा है लेकिन दिखाई देती है कि वो उसके प्रभाव को कम करना चाहता है। ऐसे में हम समझेंगे कि SCO का भारत के लिए क्या प्रासंगिकता है, तो उसमें कुछ सकारात्मक पहलू देखेंगे या जो सकारात्मक पक्ष है, कुछ चुनौतियां और अंततः निष्कर्ष। तो जैसे सकारात्मक में देखें तो इसके जो देश हैं या जो SCO है इससे भारत को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करने की क्षमता है, जो एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो भारत के एक्सटेंडेड पड़ोस या एक्सटेंडेड नेबरहुड की जो अवधारणा है उसमें ये शामिल रहा है। और ये क्षेत्र सोवियत संघ के समय ही हमारे साथ इनके सांस्कृतिक और इस तरह के संबंध रहा है। भारत को वहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन चुनौती भी है, उसको हम चुनौती वाले क्षेत्र में देखेंगे। दूसरा है रूस, ईरान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दुनिया के कुछ प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता हैं और भारत एक प्रमुख ऊर्जा आयातक है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र को भारत सिर्फ चीन के लिए नहीं छोड़ देना चाहता है और यहाँ के देश खासतौर से रूस भी चाहता है कि भारत का प्रभाव बना रहे ताकि वो चीन को काउंटर कर सके। इसी बीच INSTC या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, हालांकि ये वर्ष 2000 से ही इसको लाया जा रहा था, लेकिन अभी तक इसको पूरी तरह से लागू नहीं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति अब इस पर बल दे रहे हैं। ये एक ऐसा है जो भारत को रूस के होते हुए यूरोप से जोड़ने वाला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें कई सारी चीज़ें होंगी और ये मध्य एशिया को भी जोड़ने में सक्षम होगा, खास तौर से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। तो चाबहार के रास्ते ईरान से होते हुए ये मध्य एशिया होते हुए रूस तक ये पहुंच पाएगी। हालांकि इसमें भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ठीक है, ये हमारे लिए एक सकारात्मक पक्ष है। और दूसरा है कि आम सुरक्षा मुद्दों पर भी इसमें एक ध्यान दिया जाता है और SCO के भीतर एक स्थायी संरचना है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, रैट्स बोला जाता है, जो आतंकवाद, चूंकि देखिए प्राइमरीली ये क्या था, सुरक्षा ही संगठन की अवधारणा लेकर था, तो वो है, उससे कई सारे इनपुट हमें मिलते रहते हैं। और साथ ही में यह संगठन यानी SCO भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ
कूटनीतिक रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, अभी मंच था, हमारे पाकिस्तान के साथ या हमारे चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान के साथ तो नहीं, लेकिन चीन के साथ हमारे विदेश मंत्री, उनके विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक खिड़की खोलता है तनाव के बीच में। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दूसरे की खिड़की खोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आमना सामना होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में एकदम बिल्कुल अवॉइड ही कर देंगे। हालांकि अवॉइड भी किया जाता रहा है, लेकिन आमतौर पे ये एक मौका देता है कि इन देशों के साथ हम बातचीत कर सके। जैसे अब अगले इसी साल में जो है पाकिस्तान को जाने वाला है, इसकी उसमें एक संगठन एक बुला रहा है मीटिंग, तो भले प्रधानमंत्री न जाए, लेकिन भाई भारत की तरफ से कोई ना कोई इसके सदस्य के रूप में तो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चलती रहती है कूटनीति, ये महत्वपूर्ण है। चुनौतियों के बारे में बताएं तो देखिए कि इसमें मेन जो चुनौती है कि इसमें जो चीन है, उसके जो आर्थिक फैसले हैं वो चीन द्वारा ही निर्देशित हैं, खास तौर से उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसका भारत विरोध है। ये भारत के लिए हितकर भी नहीं है, रूस भी इसको लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। इसीलिए रूस अब पाकिस्तान के जो सहयोगी देश है उनके साथ एक अलग से समझौता कर रहा है, और उसमें तुर्की आदि भी जो डायलॉग पार्टनर देश हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। एससीओ में भारत की सबसे बड़ी बाधा जो है डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी का ना होना है, क्योंकि पाकिस्तान उसमें रुकावट करता है, और जो ईरान की तरफ जो है INSTC है उसमें भी कई सारी बाधाएं हैं। तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होना हमारे लिए एक समस्या अभी भी बनी हुई है। और जो रैट्स है, यानी एससीओ में जो उसका आतंकवाद और उसको रोकने को लेकर जो संगठन है, जिससे हमें इनपुट आदि तो मिलती है, लेकिन ये रैट्स ज़्यादातर मध्य एशिया के अंतर्गत सीमा जो है ना, उसी क्षेत्र के समस्याओं पे ज़्यादा फोकस करता है। दक्षिण एशिया के आतंकवाद और इस तरह से जुड़े हुए समस्याओं से ये बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रखता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें स्पेसिफिक रूप से जवाब नहीं मिल पाता है अपनी समस्या का। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी एससीओ भारत के जो यूरेशिया के क्षेत्र में हम अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, उसमें हमारे लिए एक उपकरण है, एक पहल है, इसलिए हमें इसमें शामिल रहना चाहिए। और अभी एससीओ की पूरी क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है, इसमें अभी बहुत कुछ मानवीय आधार पर सहायता, आपदा राहत, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी इसका सहयोग बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे जैसे चीन के प्रभाव से अब धीरे धीरे प्रभाव का विस्तार होता जाएगा, तो हम सकारात्मक ही रह के कहेंगे कि ये हमारे लिए अभी भी विकल्प ये बना हुआ है। ठीक है, अगला जो समाचार है वह है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की कहानी। देखिए, कल 4 जुलाई था, और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका क्या डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, और उसी दिन से अमेरिका एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य को अपने को उसने कहा था। और उस दिन से हर वर्ष जो है एक अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को, तो वही है, कल मनाया गया था 248वां स्वतंत्रता दिवस। तो आइए जरा सा इस पे हम इनकी देखते हैं कि स्वतंत्रता की कहानी कैसे चली थी। चर्चा क्यों है, क्योंकि 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का 248वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवकाश है, और 4 जुलाई 1976 को ग्रेट ब्रिटेन से देश की स्वतंत्रता की घोषणा के स्मरण करता है। और इसी दिन इसने, यानी इसी घोषणा ने, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, तो ऐसे में ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। जरा से अगर हम समझें कि अमेरिकी स्वतंत्रता का दिवस का इतिहास क्या है, तो इसको लेकर थोड़ा सा एक मतभेद है। मतभेद ये है कि जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स हैं, अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता हैं, तो ये कोई वैसे तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे 56 लोगों ने, यानी 56 लोगों ने, जिन 56 लोगों ने उस पे हस्ताक्षर किया है, वो सामूहिक रूप से फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के एक फाउंडिंग फादर और अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति, वाशिंगटन के बाद दूसरे राष्ट्रपति एक एडम्स हैं, उनका नाम है जॉन एडम्स। उन्होंने कहा है कि ये जो 4 जुलाई को मनाया जाता है, उसको 4 जुलाई को नहीं बल्कि 2 जुलाई को मनाना चाहिए। और वो इससे इतने नाराज थे कि जब पहली बार फिलाडेल्फिया में मनाया जा रहा था 4 जुलाई 1977 को, तो वो इसमें शामिल भी नहीं हुए थे। उनका कहना था कि ये भले स्वतंत्र हमने इंडिपेंडेंट ऑफ डिक्लेरेशन पे 4 जुलाई को हस्ताक्षर किया था, लेकिन ये प्रक्रिया 2 जुलाई 1976 को शुरू हो गई थी, जब
अमेरिकी 13 उपनिवेशों की एक कांग्रेस थी, यानी एक तरह से संसद थी, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। उसके 12 सदस्यों ने सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पास किया कि वह स्वतंत्र और संप्रभु राज्य हैं, और इसकी घोषणा थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों ने की थी। लेकिन इसकी अगर देखा जाए कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिक्लेरेशन की पर हस्ताक्षर 4 जुलाई 1776 को हुआ था, इसीलिए व्यवस्थित रूप से उसी दिन ही इसको माना जाता है। और अमेरिकी संविधान में, अमेरिकी व्यवस्था में 4 जुलाई को ही आधिकारिक तौर पर अमेरिका स्वतंत्रता दिवस के रूप में चिन्हित है, और हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम देखें कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता का इतिहास है वह कैसा रहा है, तो देखिए अमेरिका भी स्वतंत्र हुआ है, वहाँ भी स्वतंत्रता का एक तरह से चला है, संघर्ष हुआ है, लेकिन वो हमारे यहाँ से थोड़ा अलग था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश एक बाह्य शक्ति थे और वो बाह्य ही रहे, उनको हमारे यहाँ के इंडिजिनियस पीपल पर शासन करना था। जबकि और यूरोपीय शक्ति जब अमेरिका में गए थे तो उन्होंने जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो वहाँ के मूल के निवासी, उन सबको एक तरह से समाप्त कर दिया था, और वहाँ पे कॉलोनी बसी थी, और वो लोग गए कहाँ थे, वो सब के सब यूरोप से गए थे। तो यूरोप से जाने के कारण उनमें उनकी वही सोच थी, वही औपनिवेशिक सोच थी। तो वहाँ पे ब्रिटेन ने उन लोगों को काफ़ी कुछ हद तक स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, जैसे देखिए कि वहाँ पे बसावट यानी बस्ती उपनिवेश, स्थायी उपनिवेश बनने के बाद पहली बार कदम रखने के 150 से अधिक वर्षों तक इस भूमि पर बसने वाले लोग, जिन्हें उपनिवेशवादी कहा जाता है, अंग्रेजों ने लगातार असंतुष्ट होते जा रहे थे। लेकिन 13 ब्रिटिश उपनिवेशों में से अपेक्षा की गई थी कि वे स्वयं सेवा करने वाली विधायिकाओं के रूप में काम करेंगे, जो स्वतंत्र रूप से कानून पारित करेंगे, कर लगाएंगे और सेना भी इकट्ठा करेंगे। ये काम उनको दिया गया था, लेकिन एक चीज नहीं दी गई थी, वो ब्रिटेन के संसद में उन्हें प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया था, और इसको लेकर वो सारे लोग चिंतित थे। फिर भी 1763 तक ब्रिटिश ने अपने अमेरिकी उपनिवेशों को काफ़ी आज़ादी दी थी, और एक हितकर उपेक्षा की नीति की उपेक्षा करो, अपना लाभ ले हो, उपेक्षा करो की नीति अपनाई, जिन्हें उनको अपनी व्यापार प्रक्रियाओं में पूरी तरह से छूट दी थी। लेकिन जब भारत में फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद वहाँ पे अंग्रेजों ने एक घोषणा जारी की कि जिसमें उपनिवेशवादियों को जो इंडिजिनियस क्षेत्र, नए नए क्षेत्र हैं, उनमें अपने निवास को विस्तार करने से मना किया गया, और बसने वाले लोगों को अपनी स्वतंत्रता का जो है उल्लंघन मानते थे। यानी जो वहाँ पे बस रहे थे, अब उनको लग रहा था कि उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है, क्योंकि ब्रिटेन ने उन्हें आगे विस्तार करने को रोक दिया था, जिसको उन लोगों ने माना नहीं। और इससे ब्रिटेन क्या क्या हुआ, संबंध खराब हो गया। और उसके बाद उसने एक दशक तक लगातार, यानी 1763 के बाद से 1764 में शुगर एक्ट लाया गया था, स्टाम्प एक्ट 1765, चाय एक्ट, टी एक्ट 1773 लाया गया था, और इनटॉलरेबल एक्ट 1774 लाया गया था, जिसके कारण वहाँ के लोगों में, उपनिवेशवादियों यानी उपनिवेश में रहने वाले लोगों के या अमेरिकियों के जीवन में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया था। अब ये जब बढ़ गया था तो वहाँ से विरोध भी शुरू हुआ। तो देखिए स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तक पहुंचने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी। अभी हमने बताया कि टी एक्ट आया था 1773 में। उसी टी एक्ट के विरोध में 16 दिसंबर 1773 को सन ऑफ अमेरिका लिबर्टी नाम के अमेरिका के कुछ संगठन लोगों का एक समूह ने बोस्टन में एक चाय, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा चाय भेजी जा रही थी, बोस्टन भेजी गई चाय की खेप थी, उसको नष्ट कर दिया गया था। उसे बोस्टन टी पार्टी और इससे माना गया, और उसी ने दमनकारी चाय कर और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उपनिवेशों में प्रतिरोध आंदोलन की शुरू किया था। उसके बाद से ही उपनिवेशों ने दावा किया कि ब्रिटेन को ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व दिए बिना हम कर नहीं चुकाएंगे, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं वाली बात चली थी। उसके बाद उपनिवेशों ने वो एकजुट होकर अपना एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस या अपनी एक संसद बना ली थी, जिसमें से जो 13 ब्रिटिश उपनिवेश थे वो सबके सब इसमें शामिल थे। और उसमें ये बनाई इसलिए गई थी कि ब्रिटिशों के खिलाफ आगे की कार्रवाई का फैसला किया जाए। अप्रैल 1975 तक 13 ब्रिटिश उपनिवेशों में से साम्राज्य के साथ वो लड़ने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई थी। 2 जुलाई इसी सब कुछ चल रहा था। 2 जुलाई 1776 का वो दिन था जिसमें कांग्रेस के 13 सदस्य राज्यों में से 12 ने सर्वसम्मत से यह माना कि उपनिवेश स्वतंत्र और संप्रभु राज्य हैं और होने भी चाहिए, और यह मूलतः स्वतंत्रता के लिए उनका औपचारिक मतदान था। इसीलिए उनके जो फाउंडिंग फादर हैं जेम्स एडम्स, वो कहते हैं 2 जुलाई को मानो। लेकिन ये घोषणा पत्र हुआ था जारी, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर
4 जुलाई 1776 को हुआ था। तो देखिए, उपनिवेशों की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप देने वाले दस्तावेज स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर 4 जुलाई 1976 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसमें इस स्वतंत्रता की घोषणा पर 56 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे और इन हस्ताक्षरकर्ताओं को हमेशा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता या फाउंडिंग फादर के रूप में पहचाना गया था। और इसमें जो बड़ी बात कही गई थी वो देखिए, हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, कि उन्हें उनके रचयिता द्वारा कुछ अविभाज्य अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से जीवन है, स्वतंत्रता है और खुशी की खोज या परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है। ये ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है और इसी आधार पर अमेरिका को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया था 4 जुलाई 1776 को। इसके बाद भी लड़ाई चलती रही, लेकिन 1783 में आके ब्रिटेन ने उसको, ग्रेट ब्रिटेन ने उसको मान्यता दे दी थी अमेरिका की, और अमेरिका उसके, और इसी मतलब आप कह सकते हो कि 4 जुलाई 1776 के महत्व को देखते हुए अमेरिका में उसके अगले साल से ही जो है स्वतंत्रता दिवस रूप से मनाया गया, और ये इसकी पूरी कहानी है। और इसी को आगे, अभी चूंकि वहाँ पे अमेरिका का संविधान चुनाव भी चल रहा है, तो देखिए, हो सकता है कि हम आपको जल्दी ही वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था और भारत से तुलना करते हुए पर एक अलग से ही कोई हम किसी दिन आर्टिकल आपको बताएं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, चर्चा में रहे संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्यों में पृथ्वी की सतह का 1/3 से अधिक हिस्सा और दुनिया की 60% से अधिक आबादी शामिल है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, यह उन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है जो सुरक्षा मुद्दों से निपटते हैं, वो भी मुख्य रूप से एशियाई सुरक्षा से। ठीक है। दूसरा है, चर्चा में रहे क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट निम्नलिखित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है? नाटो, ब्रिक्स, G7 और SCO। तो ये तो सिंपल है, आप लोग कर लोगे। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से देश की स्वतंत्रता की घोषणा का स्मरण कराता है। इस दिन हस्ताक्षरित स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर 56 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, जिन्हें हमेशा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के फाउंडिंग फादर या संस्थापक पिता के रूप में पहचान दी गई। इनमें आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है, इनके आधार पर आपके पास 4 विकल्प है, केवल 1, केवल 2, दोनों सही होंगे या दोनों गलत हैं, इनमें से आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता के इतिहास में सन्स ऑफ लिबर्टी के नाम से जाने वाले एक समूह ने मशहूर बोस्टन टी पार्टी को कब अंजाम दिया था? ए 16 दिसंबर 1773 को, बी 13 अप्रैल 1775 को, सी 2 जुलाई 1776 को और डी 4 जुलाई 1776 को। अंतिम या पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि भारत के लिए SCO की प्रासंगिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करने की क्षमता देता है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जो इसके विस्तारित पड़ोस का हिस्सा माना जाता है। दूसरा है, यह संगठन भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक रूप से जोड़ने का अवसर देता है। और ये 2 स्टेटमेंट के आधार पर ये 4 विकल्प हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और इनका जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। PDF के रूप में भी आपको मिल जाएगा, जो हमारी वेबसाइट पर रहता है। और बाकी कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसको नोट्स भी बना लिया करिए, जो भी हम पढ़ाते हैं उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए, बार बार रिवाइज करते रहा करिए और खुश रहा करिए, क्योंकि देखिए अमेरिकी इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन में कहा है कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ईश्वर ने आपको दिया है, तो खुश भी रहिए। बाकी चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।